नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति क्लास जो 10वीं की बुक है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने जो है वो 2-3 क्लास अभी तक हमारी हो चुकी है और हमने उसका इंट्रोडक्शन से लेकर के जो है प्रमुख परिचय और इनके जो काल है, ताम्र काल है, पाषाण काल है, कांस्य युगीन जो है सभ्यताएं हैं वो पढ़ी है। संपूर्ण जो कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं वो हमने जो है कल की क्लास के अंदर पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बागोर, बैराट इस तरह की है वो जो सभ्यताएं हैं हमने कल पढ़ी थी। और अब जो कुछ है वो अन्य महत्वपूर्ण जो कुछ थोड़ी बहुत और जो सभ्यताएं हैं उससे आगे हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट जयपुर की बिजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। यानी हमने पढ़ा था कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने पढ़ी थी, और उसके बाद में जो हमने बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता के बारे में एग्जाम के अंदर यहाँ से जो है वो क्या प्रश्न पूछते हैं कि प्राचीन मत्स्य जनपद में हमने पहले पढ़ा था कि जो महाभारत काल के अंदर, महाभारत के काल के अंदर कुछ है वो जनपद हुए थे, जिसमें है वो मत्स्य जनपद एक उनमें प्रमुख जनपद था। और मत्स्य जनपद में स्थित बैराट जो है वो कहाँ पर स्थित है भाई? बैराट है वो मत्स्य जनपद है उसके अंदर है वो स्थित था। तो मत्स्य जनपद में स्थित बैराट कहाँ है? वर्तमान में जयपुर की जो बिजक पहाड़ी है, भीम की डूंगरी है और महादेव जी की डूंगरी है। यानी प्रश्न आता है कि जो बीजक डूंगरी है, महादेव की डूंगरी है या फिर भीम की डूंगरी है वो कहाँ पर या किस जिले में स्थित है? तो वो जयपुर जिले में स्थित है। ये वर्तमान में भी प्रश्न आता है भाई, ठीक है। तो भीम की डूंगरी है और महादेव जी की भी डूंगरी है वो जयपुर में स्थित है। यहाँ से क्या मिला भाई? हड़प्पा सभ्यता वे मौर्य काल के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्रश्न आता है कि मौर्य काल के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? तो मौर्य काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई? मौर्य काल के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं यहाँ से बिजक पहाड़ी से या फिर बैराट से या फिर जयपुर से मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि मौर्य काल के अवशेष और जो है जयपुर के किस जगह से हैं वो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये बैराट से मिले हैं, ठीक है। या फिर मत्स्य जनपद में हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराट से मिले हैं। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मौर्य कालीन है, इसी का ही है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भाई, ठीक है। आगे देखो, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। यानी यहाँ से है वो प्रश्न पूछा जाता है कि जो है बैराट का उत्खनन किसने किया था भाई, ठीक है। तो देखो, बैराट का जो उत्खनन है वो किसने किया था? वो किया था दयाराम। बैराट का उत्खनन किया था दयाराम साहनी। याद रखना, दयाराम साहनी का जो प्रश्न आता है, नील रतन बनर्जी, ठीक है। नील रतन बनर्जी है, इन्हीं का भी प्रश्न आता है। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ठीक है। ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो है वो बैराट के जो उत्खनन से हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बैराट से मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, जयपुर में है। बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी कहाँ है? जयपुर में है। ये चीजें आपको याद रखनी है। बैराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ से भी है वो प्रश्न पूछा गया है कि जो राजस्थान के अंदर अशोक के स्तंभ है वो कहाँ से मिले हैं भाई, ठीक है। तो अशोक के स्तंभ का अवशेष और एक गोल मंदिर, ठीक है, यहाँ से वो एग्जामिनर है वो प्रश्न बनाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि जो है वो बाकी चीजों को प्रश्न आ गया है, अगर नया प्रश्न बनाना है तो यहाँ से इस लाइन से है वो प्रश्न बनाएगा। किस लाइन से प्रश्न बनाएगा भाई? एक गोल मंदिर और एक अशोक के स्तंभ के अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बैराट से प्राप्त हुए हैं। ये याद रखना, गोल मंदिर तो है वो खास के याद रखना है। उसके बाद में देखो, बैराट के समीप अशोक का ब्राब्रू अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है और सैकड़ों बार ये प्रश्न आया हुआ है कि
बेरहाट के समीप या अशोक के जो स्तंभ मिले थे उसमें भाब्रू जो शिलालेख मिला था वो कहाँ से मिला था, तो अशोक का भाब्रू अभिलेख है वो बेरहाट के समीप प्राप्त हुआ था या फिर बेरहाट से प्राप्त हुआ था। और यहीं से पता चला है कि अशोक का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। अशोक का जो बौद्ध धर्म होने का जो प्रमाण है वो बेरहाट से मिला था, भाब्रू जो अभिलेख है शिलालेख है वहाँ से ये मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और गोल मंदिर कहाँ है भाई, बेरहाट, जो गोल मंदिर के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, बेरहाट से मिले हैं। ठीक है, तो बेरहाट के अंदर 3 चीजें आपको याद रखनी है, दयाराम साहनी भी याद रखोगे, नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। ठीक है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बेरहाट है वो जयपुर के अंदर स्थित है, मत्स्य जो जनपद है उसका भाग था। और उसके बाद में आप लिख सकते हो यहाँ पर एक गोल मंदिर के अवशेष अशोक के स्तंभ मिले हैं, बेरहाट से भाब्रू जो है वो शिलालेख मिला है वो अशोककालीन था और इससे अशोक के मौर्य होने का या अशोक के बौद्ध धर्म जो है उनसे संबंधित होने का है वो प्रमाण मिलता है। ठीक है, और आगे ये लिख लेना दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित है इनके उत्खनन करता थे। ठीक है, यानी 3 लाइन के अंदर है वो बेरहाट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखो बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर VN मिश्रा। ठीक है, बालाथल उदयपुर जो सभ्यता है, बालाथल जो सभ्यता कहाँ है ये प्रश्न पूछा जाता है। पहला बात तो यहीं से जो है प्रश्न बनता है कि बालाथल जो सभ्यता है वो कहाँ से है, तो वो कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। फिर आता है प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है वो प्रकाश में आई है। ठीक है, तो ये हमने जो है पहले बात की थी कि जो ताम्र पाषाण कालीन जो है जो स्थल थे वो कहाँ थे भाई, उदयपुर से संबंधित थे। तो ताम्र पाषाण कालीन जो इस सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है भाई, ये है बालाथल सभ्यता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, बालाथल के अंदर आप क्या रखोगे, प्रोफेसर VN मिश्र रखोगे और दूसरा क्या रखोगे, ये एक ताम्र पाषाण कालीन है वो सभ्यता है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है भाई। ठीक है, कौन सा प्राप्त है भाई, ये है जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है और यहाँ पर है वो जो इससे पता चलता है कि जो ये सभ्यता है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता है। उसके बाद में देखो इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त, यानी महत्वपूर्ण सभ्यताएं कौन सी जो अभी हमने पढ़ी थी कल और आज के अंदर, कौन कौन सी पढ़ी थी भाई, वो सभी क्या है, वो सभी है महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसके अलावा हमें रंगमेल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर और नगर टोंक, यानी 2 है, एक तो नगरी है और एक नगर है भाई। ठीक है, 2 चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, एक नगरी सभ्यता और एक नगर सभ्यता। ठीक है, नगरी सभ्यता कौन सी है भाई, नगरी सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है और नगर सभ्यता है वो टोंक में स्थित है। यानी नगर है वो कहाँ है भाई, नगर है टोंक के अंदर और नगरी कहाँ है, नगरी है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, नगरी जो सभ्यता है वो है चित्तौड़गढ़ में और नगर है टोंक के अंदर। अब आपको क्या याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि रंगमहल सभ्यता कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। ओजियाना सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। नगरी सभ्यता कहाँ है, चित्तौड़ में है। बरौर, बरौर सभ्यता कहाँ है भाई, बरौर है वो गंगानगर में स्थित है। तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो बाड़मेर के अंदर स्थित है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। सुनारी जो है वो सभ्यता झुंझुनू के अंदर है। नोह भरतपुर में और नगर है वो टोंक में है। आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी है वो राजस्थान में मिले हैं। यानी हमने जितनी सभ्यता पढ़ी उनके अलावा इतनी सारी सभ्यताएं और है जिसका अवशेष है वो राजस्थान में मिला है। और ये जो सभ्यताएं हैं इन सभ्यताओं से जो प्रश्न आता है वो मिलान का आता है कि इनसे संबंधित जिलों को है आपस में आपको मिलान करना है। तो यहाँ से प्रश्न आता है, ये सारी इजी है, आपको याद रह जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास, यानी यहाँ से भी है वो प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का है वो पतन कब हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन है वो 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास या फिर उसके बाद में भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का है वो समय प्रारंभ होता है। यानी वैदिक सभ्यता का जहाँ से जो समय प्रारंभ होता है वो हड़प्पा जो सभ्यता है उसके पतन के बाद ही जो समय है वो वैदिक सभ्यता का समय होता है। और यह जो वैदिक सभ्यता कौन सा है भाई, ये आर्य संस्कृति है
उसी का जो है वो भाग है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इस सभ्यता के बारे में जानने का जो प्रमुख स्रोत है वो 4 वेद है। कौन सी भाई? वैदिक सभ्यता। पहली हड़प्पा सभ्यता थी, दूसरी जो हो गई हमारी कौन सी? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को जानने के कितने स्रोत है भाई? 4 स्रोत है। 4 स्रोत कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को समझने के लिए कितने वेद, जो वेद है भाई 4 वेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता है वो कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, विचक 64 से मिला भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ से 100% है वो प्रश्न पूछा जाएगा। ये बहुत सारे नोट्सों और किताबों के अंदर नहीं है, आजकल तो इन्होंने शामिल कर लिया, लेकिन जो पहले की पुरानी जो किताबें थी, नोट्स थे कोचिंगों के, उसके अंदर ये लाइनें हैं वो शामिल नहीं थी। जब हम पढ़ते थे तब हमारे टाइम में ये लाइनें हैं वो कोचिंगों के नोट्स के अंदर है वो शामिल नहीं थी। ठीक है, आजकल जब इन पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाने लगा तब ये लाइनें हैं वो शामिल की जाने लगी है। ठीक है, तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि जो वैदिक सभ्यता है उसके 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों से वैदिक सभ्यता का है वो ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके कारण इसको वैदिक सभ्यता कहा गया। और वैदिक सभ्यता, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं ये प्रश्न बनेगा। और ये जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं भाई? एक अनूपगढ़ से मिला है, एक तरखान वाला डेरा और एक चक 64 यानी चक 64। 3 नाम याद रखोगे आप, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64 याद रखोगे। नोट करोगे कि यहाँ पर है वो वैदिक सभ्यता के क्या मिले भाई? अवशेष मिले हैं। वैदिक सभ्यता के अवशेष 3 जगह से मिले हैं, याद रख लेना, छाप लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको है याद रखना भाई। यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात है ये एक है, और एक वो गोल मंदिर वाली थी। ठीक है, बाकी चीज़ें तो क्या है भाई, एग्जाम के अंदर बार बार आई हुई चीज़ें हैं। ये कुछ नई चीज़ें हैं, न्यू है, जो एग्जाम के अंदर अभी तक नहीं आई है, या फिर बहुत ही रेयर केस में कहीं कहीं पर आई है, या इन सालों में होने वाले एग्जामों के अंदर आई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर कुछ नई लाइनें हैं वो आपको पूछे। ठीक है, महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर एक सेतु बनवाया, स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था। ठीक है, कौन सा अस्त्र फेंका था भाई? राजस्थान की ओर भगवान राम ने अमोघ अस्त्र फेंका था। ठीक है, अमोघ अस्त्र है वो भगवान राम ने राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया है। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को है वो स्वीकार नहीं किया जाता। यानी जो ये राजस्थान के अंदर मरुस्थल क्यों हुआ, यानी राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है, राजस्थान के अंदर मरुस्थल है वो क्यों हुआ, इसके बारे में जो है वो कथा चलती है। ठीक है, इसके बारे में ये जो है अमोघ अस्त्र वाली कथा चलती है। तो ये वर्तमान में वैज्ञानिक युग के अंदर ये जो है चीज़ें ये स्वीकार्य नहीं है या स्वीकार नहीं की गई। बाकी यहाँ से जो प्रश्न है वो आपने को कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट है कि जो सीधा है वो प्रश्नों पर वार करना, जहाँ पर है जो प्रश्न मिले वहीं से अपने को है वो शॉर्ट नोट्स बनाना है या फिर लिखना है। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, जैसे महाभारत में राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। ठीक है, महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश कौन सा क्षेत्र है भाई? बीकानेर। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है, जांगल देश कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या फिर अधीनस्थ राज्य हुआ करता था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। ठीक है भाई, महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ क्या वहां मारा गया भाई। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक कथा है। प्रश्न पूछने लायक एक ही चीज है, जांगल देश किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं बीकानेर को। ये एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कथाओं से प्रश्न है वो न के बराबर या फिर जो है वो नहीं पूछा जाएगा। फिर आगे देखो, भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक का, यानी भारतीय इतिहास में
जैसे फिर महाभारत, वैदिक सभ्यता आ गई, वैदिक सभ्यता के जस्ट बाद में कौन सा काल आ गया, महाभारत काल आ गया, महाकाव्य काल। जो महाभारत और जो रामायण है वो वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता के भाग है, ठीक है। यानी सन 400 ईसा पूर्व के आसपास के ये जो है वो महाकाव्य है, महाभारत और रामायण, ठीक है। तो महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान इतिहास भी अंधकार में है। यानी जैसे भारतीय इतिहास के अंदर है कि जो महाभारत काल का है वो इतिहास के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं है, उसके बाद में महात्मा बुद्ध आ गया, तो यहाँ पर भी भारतीय इतिहास की तरह राजस्थान का इतिहास भी क्या है, महात्मा बुद्ध के समय तक है। वो इतना कोई जो कुछ खास है वो इतिहास है वो नहीं लिखा हुआ है या फिर नहीं मिला है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक वे लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग का आरंभ होने के साथ राजस्थान के इतिहास का संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगी। यानी ये बात है कि भारतीय इतिहास में जब महात्मा बुद्ध का काल शुरू हुआ उसके बाद से सुव्यवस्थित एवं लिखित रूप से जो है वो इतिहास के बारे में प्रमाण है वो मिलने लगे हैं, यानी महात्मा बुद्ध के काल से मिलने लगे हैं। तो उसी समय से राजस्थान के अंदर भी क्या है, कुछ चीज़ें या कुछ जो है इतिहास के बारे में सुव्यवस्थित चीज़ें है वो मिलने लगी थी, या फिर राजस्थान के इतिहास में भी है वो जो कुछ स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी है वो मिलने लगी है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम कौन सी थी भाई, जनपदों का उदय हुआ, और द्वितीय थी साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष हुआ। यानी ये बौद्ध ग्रंथों के आधार पर पता चलता है कि जो 6ठी शताब्दी है उसके अंतर्गत जाते जाते यहाँ पर 2 चीज़ इनसे पता चली कि एक तो भारत के अंदर है वो जनपदों का उदय हुआ, और दूसरा जो है राज्य या फिर उनके लिए जो है वो शासन के लिए जनपदों के मध्य आपस में संघर्ष है वो होना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें पता चलती है बौद्ध ग्रंथों के आधार पर। और इसके बाद ही 600 ईस्वी पूर्व में जब बौद्ध ग्रंथ आए या फिर महात्मा बुद्ध के काल के बाद में ही राजस्थान के जो है वो जनपद हुए, यानी भारत के जो जनपद हुए उसी समय राजस्थान के जनपदों के बारे में पता चलता है। तो उस समय क्या है भाई, राजस्थान के जो जनपद है वो उसी समय के हैं। तो हम अगला जो टॉपिक हमारा है वो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के जनपद, और यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से भी राजस्थान के जनपद से भी है वो प्रश्न आते हैं। मैं आपको लिखवाऊंगा कि जो है वो कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, जो मैं आपको बताऊं वो आपको है वो नोट करना है भाई, ठीक है। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय हुआ है। आर्य कब आए, वैदिक आर्य, वैदिक संस्कृति थी, उसके बाद में यानी आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और या फिर उसके पश्चात यानी महात्मा बुद्ध के काल के बाद भारत के अन्य भागों की भांति जैसे जैसे भारत में है वो जनपदों का उदय हुआ, वैसे वैसे राजस्थान में भी है वो कुछ जगह जनपदों का क्या हुआ भाई, उदय हुआ, ठीक है। जनपदों का उदय हुआ, विकास हुआ और क्या हुआ, पतन भी हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, यानी बौद्ध साहित्य अंदर कौन सा एक ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। यहाँ है अंगुत्तर निकाय है, और अंगुत्तर निकाय से हमें 16 जो जनपदों का है वो उल्लेख मिलता है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची है वो प्राप्त होती है, और यह भारतीय इतिहास के लिए है जो महत्वपूर्ण है। अगर आप जो पटवारी हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 16 जनपदों के नाम और उनकी राजधानी है वो याद होना भाई जरूरी है, ठीक है। यहाँ से है वो प्रश्न आता है, और यह प्रश्न भी आता है कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपको पता है कि जो है अभी हमने पढ़ा था बौद्ध ग्रंथों के आधार पर ही वो पता चलता है। तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ का नाम भी आपको ध्यान रखना है भाई, पूछा जाता है प्रश्न के अंदर जो है बौद्ध अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है, और उसमें 16 महाजनपदों का क्या मिलता है भाई, उल्लेख है वो मिलता है। 16 महाजनपदों के अंदर एक जनपद है मत्स्य जनपद, जो राजस्थान में है वो स्थित था। और राजस्थान के अनेक भाग जैसे कुरु है, सूरसेन है और अवंती महाजनपदों के
अंतर्गत थे। यानी एक ऐसा जनपद है, एक ऐसा महाजनपद मत्स्य महाजनपद था जो राजस्थान से संबंधित था। इसके अलावा कुछ ऐसे जनपद है जिसके अंतर्गत राजस्थान के कुछ क्षेत्र शामिल होते थे। जैसे हम बात करें कुरु जनपद, ठीक है, जो उत्तर राजस्थान है, यानी जो उत्तर पूर्व राजस्थान है, अलवर और दिल्ली का जो क्षेत्र है वो कुरु जो है, हरियाणा के सीमा के आसपास में जो क्षेत्र है वो कुरु जनपद के अंतर्गत। भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो सूरसेन, और यहाँ पर जो है वो अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। यानी ये 3 ऐसे जो जनपद है जिसके अंदर चित्तौड़गढ़ वगैरह भी ये शामिल थे, ये ऐसे महाजनपद है जहां पर राजस्थान के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले यानी मालव, योध्य और अर्जुनयन राजस्थान में आकर बस गए। ठीक है, अब देखो यहां से है वो प्रश्न आता है। ठीक है, यानी मालव जनपद बन गया, योध्या जनपद बन गया और अर्जुनयन क्या बन गया, ये भी जनपद बन गए। कब बने भाई, तो देखो पहले 16 जनपद थे, उसमें एक मत्स्य जनपद था। ठीक है, मत्स्य जनपद है वो राजस्थान में स्थित था। फिर राजस्थान के कुछ भाग कुरु जनपद में, दूसरा कुरु महाजनपद, सूरसेन महाजनपद और अवंती महाजनपद और मत्स्य महाजनपद, 4 तो महाजनपद है वो राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के आसपास में एक तो सिवी जनपद था, और 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण क्या हुआ, पश्चिम वहां पर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो पश्चिमोत्तर जो सीमा है वहां से क्या है, कुछ कबीले हैं वो राजस्थान के अंदर आए। कब, 327 ईसा पूर्व में कबीले राजस्थान के अंदर आए। और कौन कौन से कबीले थे, एक तो मालव था, एक योध्या था और तीसरा अर्जुनयन था। यानी 4 तो महाजनपद थे हमने राजस्थान से संबंधित। कौन कौन से याद रखना, एक तो मत्स्य जनपद था, मत्स्य महाजनपद, दूसरा था कुरु महाजनपद, तीसरा था आपके जो है वो सूरसेन महाजनपद, और चौथा था अवंती है वो महाजनपद। 4 तो महाजनपद थे, और उसके अलावा एक सिवी है वो जनपद था जो चित्तौड़गढ़ के आसपास में स्थित था। और सिकंदर के आक्रमण के कारण 327 ईस्वी में वहां से भाग करके कुछ कबीले राजस्थान की पश्चिमी सीमा के अंतर्गत आए थे। वो कौन कौन से कबीले थे, एक तो मालव था, एक योध्या था और तीसरा कौन सा था भाई, अर्जुनयन था। यानी मालव, योध्या और कौन सा था, अर्जुनयन है वो जनपद था। तो ये क्या बन गए भाई, ये जनपद बन गई। ठीक है, फिर देखो मत्स्य जनपद, आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है भाई। ठीक है, यानी मत्स्य जनपद है वो है क्या है भाई, आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख हुआ था सबसे पहले। वो कब हुआ था भाई, ऋग्वेद में हुआ था। यानी सब ये जो मत्स्य जनपद है ये बहुत ही जो है वो पुराना जनपद है, यानी ऋग्वेद समय का है वो जनपद है, आर्यों का समय का है वो जनपद है भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जो जन का उल्लेख मिलता है। यानी यहां से प्रश्न आता है क्योंकि मुख्यतः जो मत्स्य जनपद है वो राजस्थान से संबंधित है, और यहाँ से है वो प्रश्न बनने की संभावना है वो रहती है। तो मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मत्स्य जनपद है उसका उल्लेख कहाँ पर मिला था, तो वो मिला था भाई ऋग्वेद के अंतर्गत है वो मिला है। फिर है शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में, ठीक है, उन दोनों के अंदर भी मत्स्य जन का क्या मिला है, उल्लेख मिला है। तो सर्वप्रथम तो ऋग्वेद में हो गया, उसके बाद में शतपथ, और फिर हो गया कौशिक की उपनिषद में उल्लेख हो गया। उसके बाद में महाभारत काल में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख था। मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई थी। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। यानी यहाँ से है वो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो प्रबल है। यानी कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट के अंदर आता है कि भाई मत्स्य जनपद के बारे में कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। फिर आता है कि मत्स्य जनपद की दक्षिणी सीमा चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिमी सीमा
पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक है वो फैली हुई है। और ये लाइन आपको याद रखनी है क्योंकि मत्स्य जनपद के बारे में है, यहाँ से है वो प्रश्न पूछा जाता है भाई। ठीक है, इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। यानी वर्तमान के अंदर मत्स्य जनपद के अंदर जो क्षेत्र है वो एक तो जयपुर जिला है, एक अलवर जिला है। अब अलवर के जैसे खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरौर 2 जिले और बना दिए तो वो भी क्या है, इसी का ही भाग है। ठीक है, धौलपुर है और करौली है, और भरतपुर या फिर डीग का हिस्सा या फिर भरतपुर का कुछ भाग है वो इसके अंतर्गत तो सम्मिलित है भाई। ठीक है, महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था भाई? विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर स्थित विराट नगर या फिर बैराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की क्या बनाया भाई? राजधानी बनाया। तो मत्स्य जनपद की राजधानी किसने बनाया? तो मत्स्य जनपद की राजधानी है वो विराट ने बनाया था। विराट जो है इस समय बैराट इसका मत्स्य जनपद का राजा था, और उसने विराट नगर या फिर बैराट है उसको बसाया और मत्स्य जनपद की है वो राजधानी बनाई भाई। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि 16 जनपदों के आपको नाम और राजधानी याद रखनी है, तो मत्स्य जनपद तो अपना राजस्थान से संबंधित है, तो उसकी जो राजधानी है वो कौन सी है भाई? विराट नगर है। ठीक है, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह, विराट कहाँ थे भाई? मत्स्य जनपद के राजा थे। उसकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था भाई। ठीक है, इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी है वो बना है। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी है वो नहीं मिलती है भाई। ठीक है, यानी महाभारत काल तक है वो मत्स्य जनपद की जो है वो जानकारी मिलती है, उसके बाद में है वो अधिक जानकारी है वो नहीं मिलती है। किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है वो बहुत बड़े इतिहासकार थे, और उनकी इतिहास की जो किताबें आती है और अपने यहाँ आरपीएससी वगैरह है, इन्हीं में से भी डायरेक्ट है वो प्रश्न जो है वो बनाते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की जो पुस्तक है, तो हम जब तैयारी करते थे तब इसका भी हम एज ए रेफरेंस बुक के रूप में है वो इस पुस्तक का है वो यूज़ करते थे। यानी ये मार्केट में मिलती है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान का इतिहास के नाम से पुस्तक आती है, तो एज ए रेफरेंस बुक हम इसको यूज़ करते थे। कुछ जो फैक्ट है वगैरह, कुछ डाटा हम ऐसा देखने पड़ते थे कि भाई किसी जो है ऑथेंटिक बुक से हम देखें, तो हम इस बुक को खोल के उस टॉपिक को खोल के वो चेक कर लेते थे, हालांकि पूरी ये हम नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। यानी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जो महाभारत के बाद कुरु जनपद और एक यादव जनपद 2 थे वो कैसे हो गए भाई? निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य की शक्तिशाली हो गया, और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में क्या हुई भाई? वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालों जाती रहती थी भाई। ठीक है, ये किसने कहा था भाई? ये कहा था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, कि मत्स्य जो है जनपद उसके निकट कौन सा था? आधुनिक वर्तमान का जो अलवर है उसके कुछ भाग में सालों जाती रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। सालों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि 2 पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अंत चेदी और जो है मत्स्य जनपद इनमें भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन है वो नहीं रहा, और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का है वो शिकार हो गया है। यानी इतनी सारी बातें जो लिखी थी वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखी है, जबकि महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में इनके अलावा है वो जो ज़्यादा जानकारी है वो नहीं मिलती है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा ने इनके बारे में ये बातें हैं वो लिखी है। तो आपको ये चीज़ है वो पढ़ना है। हालांकि यहाँ से है वो प्रश्न पूछे जाने लायक ऐसी जो है वो कोई भी फैक्ट नहीं था कि यहाँ से है वो कुछ प्रश्न आपको पूछे।
ठीक है। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीत कर मगध साम्राज्य है में वो मिला लिया था। ठीक है, तो यहाँ से है वो प्रश्न आपको नहीं पूछा जा सकता, बाकी ठीक है पूछ ले अगर आपको, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मत्स्य जनपद को है वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अंत में जो है वो किस साम्राज्य में मिलाया गया था, तो मगध साम्राज्य के अंदर है वो मिलाया गया था। यह आपको इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो मौर्यों के शासनकाल, यानी मगध साम्राज्य में उनको है वो शामिल कर लिया। उसके बाद में देखो मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं भाई। ठीक है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ से प्रश्न जो है वो मैंने आपको बताया था कि अशोक के जो है बौद्ध धर्म होने का पता कहाँ से चलता है, बेरहाट से चलता है। अशोक के जो स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुए थे, बेरहाट से प्राप्त हुए थे। मौर्य युगीन जो है वो मौर्यकालीन जो अवशेष जो मिले थे वो भी कहाँ से मिले थे, बेरहाट से मिले थे। तो ये जो चीज़ें हैं हम पहले पढ़ चुके थे, तो उसी से पता चलता है कि जो है मौर्यों के शासनकाल के अंतर्गत बेरहाट है या फिर मत्स्य जनपद है वो मौर्य साम्राज्य के वो अंतर्गत हो गया था भाई। ठीक है, तो यहाँ तक है वो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती है, सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है और जितने भी सारे जनपद थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सभ्यताओं से हैं वो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, जनपद से लिमिटेड या फिर दो चार जो ऐसे फैक्ट बने थे जो मैंने आपको बता दिए थे, तो जनपद से हैं वो बहुत ही कम, या जो प्रश्न आते हैं तो मुख्यतः जो 4 और जो 5-7 जो जनपद है, 4 महाजनपद और 3-4 छोटे जनपद हैं, उनसे ही हैं वो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। यहाँ से हमें वो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे और उसके बाद में राजपूतों की उत्पत्ति, फिर हमारा जो है वो राजवंश शुरू हो जाएंगे। हमारे जैसे गुहिल राजवंश है, फिर जितने भी राजपूत राजवंश है, फिर वो है यानी असली जो मध्यकालीन इतिहास का जो भाग है वो अब से शुरू होगा, क्योंकि जनपद है वो हम 6ठी शताब्दी ईसा जो पूर्व है वहाँ से वहाँ तक, फिर हम आ गए वापस मौर्य काल तक इसके अंतर्गत आए, हम अशोक के काल तक तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। फिर हम जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे, यानी जो है 647 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है हमारा शुरू होगा। कुछ देर है वो जो है प्री जो मध्यकाल इतिहास है वो चलेगा, और फिर है जो मध्यकालीन इतिहास, यानी जो राजाओं को पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत है वो चीज़ें आ जाती है। तो वहाँ से फिर अपना है वो एक चैप्टर इतिहास का कुछ बचेगा। फिर हमारा जो है बाकी सारे चैप्टर है वो है कल्चर के से या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित होंगे। तो 11 जो है वो चैप्टर है टोटल इस पुस्तक के अंदर, और हमारा अभी तक पहला चैप्टर चल रहा है, 3-4 क्लास हो चुकी है, क्योंकि हम इतना एकदम अच्छे से आराम से और जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, ताकि आप है वो इसके साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी आपके तैयार हो जाएं, ताकि बार बार रिवीजन करने में आपको क्या है जो है वो परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति।